ठीक है, तो यहाँ छोड़ा था इसको मैसोकॉलम, यहीं से शुरू करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के टाइम में, पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन, डुअल गवर्नेंस गवर्नमेंट इन बंगाल लॉर्ड क्लाइव, और सोशल रिफॉर्म्स बेंटिक। ठीक है, ठीक है। फिर करेक्टली मैच पेयर करना है। अब इसमें से कई सारे रहे होंगे, तो इसमें 2 ही 3 दिए हैं। कौन सा है? गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स इन बंगाल अंडर रूलिंग रूलिंग एक्ट 1773। किसके टाइम में था? चार्ल्स कॉर्नवालिस सेकेंड अर्ल, इसका नाम था पूरा, ठीक है, सेकेंड अर्ल फर्स्ट मार्क्विस ऑफ कॉर्नवालिस, इतना बड़ा उसका नाम था सारा, ठीक है, कॉर्नवालिस याद रख लो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833, जेम्स एंड्रयू बॉर्न रैमसे अर्ल एंड मार्क्विस ऑफ डलहौजी। ठीक है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833, तो इसमें लिखा है जेम्स एंड्रयू, जो भी है यार, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, तो गिल जॉन इलियट बुरे केने केनीनीमोंड अर्ल ऑफ मिंटो। इनका नाम मतलब जो ओरिजिनल नाम था ना वो 4 हाथ का था। हम लोग इनको लॉर्ड मिंटो, डलहौजी और कॉर्नवालिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कौन था ये? वेवल, लॉर्ड वेवल। ठीक है, बाकी नाम कोई मतलब नहीं है। फिर वायसरॉयज पीरियड इन विच द टाइटल ऑफ राय बहादुर खान बहादुर बिगेन टू कन्फर ऑन इंडियंस ड्यूरिंग टर्नर ऑफ कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, राय बहादुर खान बहादुर ये टाइटल दिया जाता था उन लोगों को जो बहुत लॉयल होते थे ब्रिटिश के। ठीक है, बाद में ये अबलिश कर दिया गया था जब इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसमें शायद ये मेंशन भी है कि राय बहादुर खान बहादुर जैसे टाइटल नहीं दिए जाएंगे। नॉर्मली जो उनके बहुत लॉयल होते थे उनको दिया जाता था ये। ठीक है, राय बहादुर खान बहादुर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा? with reference to period of colonial rule in India, home charges formed an important part of the drain of wealth from India. The funds constituted home charges. जो होम चार्ज था वो ब्रिटिश अपने ऊपर खर्चा करते थे। होम चार्ज जो इंडिया में वो कमाते थे उससे निकालते थे, ठीक है, अपने एक्सपेंस के लिए। तो होम चार्ज में क्या क्या आता था? फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया। ठीक है, जो इनके लंदन में इंडियन इंडियन ऑफिस था उसको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था, और जो सैलरी पेंशन जो ब्रिटिश पर्सनल होते थे जो इंडिया में जिसमें काम किया है उनको देने के काम आता था। ठीक है, द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। कौन कौन से चीज़ें मतलब स्टेपल कमोडिटीज थी वो इंग्लिश? ये क्वेश्चन मुझे लगता है यूपीएससी का है, मुझे जैसा याद है। और ये चीज़ उसमें आपको मिलेगी जो विपिन चंद्रा है मोटी वाली बुक उसमें। ठीक है, कॉटन, सिल्क, साल्ट पेटर, ओपियम, ये चीज़ उसमें मेंशन थी, मुझे याद है। ठीक है, द टर्म imperial preference was applied to the special privilege on British imports in India। ठीक है, imperial preference क्या था? जो स्पेशल प्रिविलेज थे ब्रिटिश इंपोर्ट के इंडिया में उस पे अप्लाई किया जाता था। imperial preference मतलब उन पे शायद जो टैक्स पड़ता था वो नहीं देना पड़ता रहा होगा, कस्टम ड्यूटी वैसा कुछ। There was no independent development of industries in India during British because preference of rich preference of the rich to invest in the land। ठीक है, कोई भी मतलब इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ इंडस्ट्री का, क्यों? क्योंकि जो प्रेफरेंस था रिच का इन्वेस्ट करने का वो शायद यहाँ नहीं था। ठीक है, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th century was कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो ब्रिटिश रूल था उसका एक इकोनॉमिक फैक्टर या इकोनॉमिक फैक्टर जो भी था 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो कमर्शलाइज हो गया। कमर्शलाइज क्यों? जो लैंड अपने यहाँ होता था ब्रिटिश से पहले वो हेरिडिटरी माना जाता था, मतलब बाप से बेटे में, बेटे को मिला, बेटे से उसके बेटे को, उससे बेटे को, उससे, वो बेचा नहीं जाता था। ठीक है, और जो चीज़ें प्रोड्यूस होती थी वो भी बेची नहीं जाती थी, नॉर्मली उसका एक्सचेंज होता था इंडिया में। ठीक है, खासकर इंडिया में। तो जब ब्रिटिश आए तो पहली चीज़ तो ये हुई कि लैंड को खरीदा बेचा जाने लगा, अंग्रेज उसको छीन के किसी और को दे देते थे, लीज पे लेना, ये सब काम इनके टाइम में शुरू हुआ। पहले नहीं होता रहा होगा, पहले नहीं होता था। ठीक है, हेरिडिटी माना जाता था कि छीन भी नहीं सकते हो। ठीक है, किसी का है तो किसी का है। तो ये चीज़ हमने देखा कि ब्रिटिश के टाइम में शुरू हुआ। फिर
जो प्रोड्यूस था, प्रोड्यूस भी लेते थे ये लोग। पहले तो हमने सुना था कि रेवेन्यू देते थे टैक्स में, अब पूरा पूरा ले लेते थे। ठीक है, कि तुम नहीं दे पाए तो तुमसे लैंड भी ले लिया तो प्रोड्यूस भी ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। The statement which correctly explains the impact of industrial revolution on India during the first half of 19th century, कौन सा था? The Indian handicraft were ruined। ठीक है, क्यों हैंडीक्राफ्ट क्यों ruin हुआ? जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो किसके काम में आता था? वो जो अपने लोकल रूलर्स थे, वो इनको एम्प्लॉय करते थे अपने बनाने के लिए। ठीक है, कि हमारे लिए बनाएंगे। जब हमारे लिए बनाएंगे जो ये हैंडीक्राफ्ट हैं, ठीक है, तो वो उनके पास जाएगा, ये जो किंगडम्स हैं। ठीक है, अब किंगडम के पास गया तो मतलब जो रूलर्स थे वो भी एक तरह से उनको पैट्रोनाइज करते थे कि ये फलाना फलाना ये है, और इसको हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए अपने अंडर में रखो। जब जो किंगडम है वो ख़त्म हो गए, ठीक है, ये किंगडम ख़त्म हो गए, तो इनको पैट्रोनाइज कौन करेगा? कोई नहीं, अंग्रेज़ों को चाहिए नहीं। और ब्रिटिश में वहाँ यूरोप में क्या हुआ, वहाँ पे वो बन गई ना फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्रीज बन गई, फैक्ट्रीज बन गई। अब वहाँ पे मशीन मेड वो होने लगे, जो हैंड मतलब क्राफ्ट थे वो मशीन मेड होने लगे। तो और वो उसको क्या करते थे, इंडिया में डंप कर देते थे, इंडिया में लाया डंप कर दिया। तो और वो क्योंकि ब्रिटिश पब्लिश कर रहे हैं और वो थोक में और बहुत सस्ते में मिल जाता था। ठीक है, क्योंकि वो मशीन से बन रहा है, इंडिया वाले महंगे भी रहे होंगे। तो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो एक तरह से बर्बाद होने लगी, उनको नुकसान होने लगा। और क्योंकि वहाँ से जो आता था सामान, अभी देखा था हमने, वो उनको प्रिफरेंशियल रेट मिलता था, इम्पीरियल प्रेफरेंस। तो यानी उन पे कस्टम भी नहीं पड़ता रहा होगा। अब जब कस्टम नहीं पड़ रहा तो उसको यहाँ पे लाके डंप कर देते थे सारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को पूछेगा कौन? कोई नहीं, तो वो गया खत्म। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण ये नुकसान हुआ कि हमारे यहाँ की जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई। ठीक है, पर्सन हु इंट्रोड्यूस इस्त ए मरारी, इस्त ए मरारी, अब ये क्या था भाई? इस्त ए मरारी सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इस्त ए मरारी, अच्छा वही परमानेंट सेटलमेंट ही होगा, उसी का ही नाम होगा इस्त ए मरारी। ठीक है, the British governor introduced different land revenue system in different part of India. It led to creation of different classes in peasantry। ठीक है, ये भी सही है, मतलब कह रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अपने यहाँ तीन है ना, एक परमानेंट सेटलमेंट जिसको जमींदारी सिस्टम कहते हो, एक महलवारी, ठीक है, और एक रैयतवारी। ठीक है, रैयतवारी। जमींदारी सिस्टम में जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जो जमींदार थे उनसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, जमींदार किसी एक हिस्से का, बड़े हिस्से का जमींदार होता था, मालिक होता था। उससे कहा गया कि तुम कितना, 10/11 ना, 10/11 था, 10/11 शायद, 10/11 दोगे। ठीक है, ये जमींदारी सिस्टम में था। और नहीं दे पाए तो छीन लेंगे, तुम्हारी जमींदारी चली जाएगी। ठीक है, किसी और को दे देंगे या ऑक्शन हो जाएगा, तो जो ज़्यादा देने को कहेगा फिर उससे ले लेंगे। ठीक है, ये जमींदारी सिस्टम था। महलवारी में क्या था कि एक पर्टिकुलर एरिया पे या गांव पे समझ लो, गांव कोई है, उस उसको पूरे गांव का डिसाइड होगा कि ये गांव इतना परसेंट मुझे देगा। ठीक है, तो जैसे आपने वो मूवी देखी है लगान, ठीक है, 3 गुलाल लगान, तो पूरे गांव पे 3 गुलाल लगान था। ठीक है, तो वो महलवारी सिस्टम का पार्ट था। महलवारी सिस्टम ये यूपी बनारस, ये मतलब यूपी का जो बनारस वाला पार्ट है, और यहाँ सब आगरा वगैरह वहाँ पे लागू होता। ठीक है, तो उसमें 3 गुना लगान जो कहता है कि पूरे गांव को देना होगा, तो वो महलवारी सिस्टम है, क्योंकि एक पे नहीं कर रहा है और किसी जमींदार को नहीं कह रहा, वो पूरे गांव का कह रहा है, तो महलवारी सिस्टम था। ठीक है, एक एरिया पर्टिकुलर डिसाइड होता था कि इसके अंदर जितने भी फार्मर्स हैं वो सारे ही इकट्ठा टैक्स देंगे। ठीक है, उसका 1% फिक्स किया गया, इतना टैक्स तुम लोग दोगे पूरा मिला के। ठीक है, तो वो महलवारी सिस्टम था। रैयतवारी में क्या था कि हर फार्मर से अलग अलग डील करते थे। ठीक है, हर फार्मर से अलग अलग डील करते थे। ठीक है, तो हर हर फार्मर का अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब वो परसेंटेज उसमें फिक्स नहीं था, या शायद रहा भी होगा, उसमें नहीं मेंशन है। तो हर फार्मर से अलग अलग ब्रिटिश गवर्नमेंट डील कर रही है। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम थे, पहला जमींदारी, फिर महलवारी, फिर रैयतवारी। समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये तीनों मतलब एक बंदे नहीं बनाया था, अलग अलग लोगों ने, जैसे कॉर्नवालिस था, फिर अभी हमने देखा था एक और मिंट, क्या नाम था यार उसका, एमसी कुछ नाम था ऐसे, मुंडे नहीं, पीटर मुंडे नहीं, पीटर मुंडे नाम नहीं आता है। ठीक है, अभी आएगा, हो सकता है उसका नाम दिए उन तीनों का। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस। इसको परमानेंट सेटलमेंट या लैंडलॉर्ड या जमींदार कहते थे, उनके साथ ही ये परमानेंट सेटलमेंट था। ठीक है, इसलिए इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते थे, क्योंकि जमींदार थे वो।
गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर 1793 में, 1793, ठीक है। जमींदार वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू द फार्मर विच वर नॉट इशूड बाय मेनी ऑफ द जमींदार। रीजन क्या था? देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो जमींदारी सिस्टम थी या परमानेंट सेटलमेंट था, उसमें जो जमींदार थे उनको था कि अब जमीन, मतलब जमींदार ये मालिक है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, अलग अलग इसकी जमीन है, तो उस पे फार्मर काम करते थे ना, अलग अलग फार्मर काम करते थे सब पे। तो जमींदार जो था उसका ड्यूटी था कि वो सबको पट्टा इशू करे, सबको जितने भी फार्मर है उनको पट्टा इशू करे। पर वो करता नहीं था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं था कि जो चेक करे वो जाके कि पट्टा इशू किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो वो नहीं करते थे। तो उसका एक नुकसान ये होता था कि मान लो कि जिसके लिए पट्टा नहीं इशू किया गया, जमींदार उसको रिप्लेस कर सकता है, भगा देगा कि भाई भागो यहाँ से, तुम्हारी जमीन नहीं है अभी, ठीक है। ये चीज। द करेक्ट रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार, लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनाइज, सो टू डिसाइड ऑन द लैंड रेवेन्यू, ठीक है। बात वही पड़ी। द राइट ऑफ टेनेंट्स ऑफ लैंड इन बंगाल एंड बिहार वर गिवन टू बंगाल टेनेंसी एक्ट। कब हुआ था भाई? 1885 एडी में, ठीक है। जो टेनेंट्स है, टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल, टेनेंट्स किसको कहते हैं? ये जो जमींदार के उसमें काम करता था, इसको टेनेंट्स कहते थे, ठीक है। टेनेंट्स अमंग लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, हाँ मुनरो ने चलाया था मारवाड़ी सिस्टम, ठीक है। रीड और मुनरो, रॉयतवारी सिस्टम, ठीक है, रॉयतवारी सिस्टम। पर्सन हु वर एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ रॉयतवारी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। रॉयतवारी सिस्टम मोस्टली ये साउथ इंडिया में था मेरे ख्याल से, ठीक है। रॉयतवारी सिस्टम अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने शुरू किया था रॉयतवारी सिस्टम। मुनरो ने वहाँ बहुत काम किया था, ठीक है, साउथ में। शायद गवर्नर या कुछ और भी रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे बहुत काम किया था इसने वहाँ के लोगों के लिए। इसलिए कई बार आप देखोगे ना, वहाँ पे कई चीज़ों का नाम मुनरो के नाम से है, ठीक है, मुनरो के नाम से। इवन लोकल नाम भी आपको मुनरप्पा, मुनरिया ऐसा करके सुनने में मिल जाएगा, वो उसी के नाम पे पड़ा है, थॉमस मुनरो के नाम पे। सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रॉयतवारी सिस्टम सेटलमेंट, ठीक है। पर्सन हु वाज एसोसिएटेड विद रॉयतवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, मुनरो, ठीक है, मद्रास, ठीक है, बताया था मैंने, साउथ इंडिया में ही फेमस था ये, रॉयतवारी वहीं पे चलाया गया था। Rothwari was introduced by the British in Madras, Eastern Bengal, Assam, Coorg and some areas of Bombay। याद रख लेना, मद्रास में तो था ही, ईस्टर्न बंगाल में और असम में भी था, कूर्ग में था, और कुछ बॉम्बे के एरिया में भी थे, ठीक है। फिर बता, और बंगाल के ज़्यादातर एरिया में जमींदारी सिस्टम था, ठीक है। इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रॉयतवारी सिस्टम ऑफ, अच्छा, सबसे पहली बार ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी में रॉयतवारी सिस्टम चलाया गया था, ठीक, उसके बाद वो एक्सपेंड किया गया था। ब्रिटिश सिस्टम रॉयतवारी रेवेन्यू कलेक्शन प्रिवेलेंट इन वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में। ईस्ट में भी था, लेकिन जैसे ये बताया ईस्टर्न बंगाल पार्ट में और असम में, ठीक है। ईस्ट क्या नॉर्थ ईस्ट समझ लो, हाँ, बंगाल तो ईस्ट में माना जाता है वैसे तो। विद रेफरेंस टू रॉयतवारी सेटलमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रेंट वॉज पेड डायरेक्टली टू पीजेंट टू द गवर्नमेंट, बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। बताया था रॉयतवारी में गवर्नमेंट जो है वो सीधे पीजेंट से डील करती थी, ठीक है। रॉयतवारी में इंडिविजुअल पीजेंट से ही डील करती थी सीधे सीधे, ठीक है। गवर्नमेंट गेव पट्टास टू रॉयट रायत, ठीक है। रैयत, रैयत कहते हैं हिंदी में, वही किसान जिनको कहते हैं। लैंड वाज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स, ठीक है। मतलब ये सिस्टम काफी रोबस्ट था इस मामले में, कि पहले लैंड को एसेस करते थे, फिर डिसाइड करते थे कि कितना प्रोड्यूस वगैरह होता है और कितना टैक्स देना है, और ये काम सरकार करती थी और उनको उसके लिए पट्टा देती थी, ठीक है। फिर क्या है, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट औरंग पर्शियन टर्म, औरंग पर्शियन टर्म, इसका क्या मतलब? फॉर अ वेयर हाउस, इसका क्या मतलब था? अ प्लेस वेयर गुड्स वर कलेक्टेड फ्रॉम बीइंग बिफोर बीइंग सोल्ड, ठीक है। एक प्लेस जहाँ पर सारे गुड्स रखे जाते थे बेचने से पहले, औरंग पर्शियन टर्म। औरंग है जिस, एक पर्शियन टर्म है औरंग। फिर बनियान, बनियान क्या? बनियान, इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी, उसको बनियान कहते थे। बनियान क्यों कहते थे भाई? इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी, उसको बनियान कहते थे। बनियान पहनता था क्या? फिर है मिरासीदार, मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। मिरासीदार एक डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर था स्टेट के लिए, ठीक है।
फिर करेक्टली मैच पेयर आर सिस्टम और उससे स्टेट, जुड़े स्टेट। जजमानी सिस्टम कहाँ था? नॉर्थ इंडिया में। मिरासी तमिलनाडु में। अच्छा, मिरासीदार हमने देखा अभी। डिजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, ये मिरासी तमिलनाडु। अदद कर्नाटक। और क्या है? भारा बलूते महाराष्ट्र, भारा बलूते जो भी पहले। फर्स्ट टी कंपनी इन असम वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1839। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आरओ टाइप में है, ठीक है। आरओ टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, खतरनाक वाले, एकदम क्रूड फैक्ट। स्टेटमेंट डिफाइंस द टर्म ड्रेन थ्योरी एज propounded by दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, ठीक है। That a part of India's national wealth or total annual product was being exported to Britain for being for which India got no material returns, ठीक है। जो ड्रेन थ्योरी थी दादा भाई नौरोजी की, उसका क्या अर्थ था कि हमारे यहाँ का जो भी एनुअल प्रोडक्ट है या वेल्थ है, नेशनल वेल्थ है, वो ब्रिटेन को भेजी जा रही है, जिसके लिए इंडिया को कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ वो भेज दी जाती है, उससे ब्रिटिश को फायदा हो रहा है, इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन बाई लॉर्ड मेयो, बताया था मेयो के टाइम। अच्छा, मेयो मेयो को अपने यहाँ का इसमें डिसेंट्रलाइजेशन या रूरल गवर्नेंस का वो अध्येता या जो भी समझ लो वो माना जाता था, क्योंकि उसने उनके लिए थोड़ा सा काम किया था, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। पंचायत पंचायत के लिए समझ लो। फिर पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। फिर एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी। एक दो और थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट एक दो और थे जिन्होंने इस पे थ्योरीज लिखी थी और काम किया था थोड़ा सा। तो दादा भाई नौरोजी तो थे ही, एक दो और भी थे। फिर विद रेफरेंस टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला क्या है? प्रोसेस स्टार्टेड इन 1813। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने यहाँ कब से स्टार्ट हुआ है? 1813। फिर एबोलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी एग्रेवेटेड द प्रोसेस, ठीक है। तो जब मोनोपोली खत्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ये प्रोसेस और बढ़ गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेन थोड़ी दादा भाई नौरोजी। हाँ, ये इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कोलोनाइजेशन, दादा भाई नौरोजी तो थे ही, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, और आरसी दत्त, ये तीनों ही थे, ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी, जो इकोनॉमिक क्रिटिक थे कोलोनाइजेशन के इंडिया में, ठीक है। पोवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है। फिर बुक डिस्क्राइबिंग, अच्छा यही है, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ ड्यूरिंग, यही दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है। फिर मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, ठीक है। जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, भाई पता नहीं है कैसे सही है। ड्रेन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। कह रहा है कि दोनों ही सही है और दोनों करेक्ट, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कैसे है पता नहीं भाई। कह रहा है कि इंडिया हैड अ फेवरेबल ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होने के लिए तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। हमारा एक्सपोर्ट तो पता नहीं अच्छा था कि खराब, लेकिन हमारे यहाँ तो इम्पोर्ट डम किया जाता था, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ टू द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट, ये तो सही है, ठीक है। ये पता पहला वाला कैसे कह रहा नहीं पता। फिर ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिसगस्टिंग इन इंडिया, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था, समझा जाता था। द फोर रनर ऑफ इरिगेशन वर्क इन साउथ इंडिया कंसिडर्ड, किसके द्वारा? सर आर्थर कॉटन, ठीक है। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं, इसके बाद से हम रिवॉल्ट पे आएंगे और उसके आगे की जो भी हैं फैक्ट, ठीक है। तो धन्यवाद अभी के लिए।